नमस्कार, मैं हूं आलोक कुमार। आज हम बात करेंगे चुनाव पर, चुनाव सुधार पर और राजनीति, भारतीय राजनीति पर। और ये बात पते की इसलिए बन जा रही है कि हमारे साथ 4 दशकों से संसदीय राजनीति को कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत लखेड़ा जी। लखेड़ा जी, जो नतीजे आ रहे हैं या जिस ढंग से आ रहे हैं, अब हाल के दिनों में जितने भी आ रहे हैं, तो एक तो पहले एक इस प्रजम्पशन के आधार पर आ रहे हैं कि एग्जिट पोल निकलता है, लोग ऐसे वोट दे रहे हैं, ऐसे वोट दे रहे हैं, लेकिन कहीं ठहरता नहीं चुनाव परिणाम के बाद वो एग्जिट पोल। कोई अकाउंटेबिलिटी है कि अचानक से आता है इतना बड़ा हवा जैसा, हर टीवी पर्दे पर लोगों को मत भ्रम किया जाता है, ये जीत रहा है, वो जीत रहा है, ऐसा। तो क्या कोई चेक एंड बैलेंस है? देखिए, ये जो सारे जो सवाल हैं, जो मुद्दे हैं, एग्जिट पोल और चुनाव जब होता है तो चुनाव के पहले और चुनाव के बाद, चुनाव के पहले जो राजनीतिक पार्टियां जिन मुद्दों पर चर्चा करती हैं, जिन मुद्दों पर चुनाव होता है, उनसे और चुनाव के बाद एक तो वो मुद्दे भुला दिए जाते हैं और कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, ये जो कौतूहल है, ये कौतूहल केवल रिजल्ट के निकलने के दिन तक रहता है। जैसा कि हमने हरियाणा का रिजल्ट देखा, वो हमने महाराष्ट्र के देखे, झारखंड के देखे, अब हम बिहार के, दिल्ली के और बाकी राज्यों के देखेंगे। लेकिन सवाल ये है कि जिस चीज़ के लिए चुनाव होता है, चुनाव किसके लिए होता है? जनता का जो जीवन स्तर है, जनता की जो समस्याएं हैं, जनता की रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दुकान, इन सारे सवालों पर जिनसे उनकी ज़िंदगी बेहतर होनी है। मज़ेदार बात यह है, रोचक और दुर्भाग्यपूर्ण भी है, कि इन सारे सवालों पर चर्चाएं केवल चुनाव तक सीमित हो जाती हैं और ऐसा लगता है कि पूरी व्यवस्था केवल चुनाव कराने के लिए हो रही है और चुनाव के बाद एक पार्टी हारती है, एक पार्टी जीतती है और वही जो ढर्रा है, सिस्टम नहीं बदला है। राजनीतिक व्यवस्था का जो सबसे बड़ा दुखदाई पहलू है आज़ादी के बाद, कि ना तो गरीबी दूर हुई है, गरीबी और ज़्यादा बढ़ गई है, जीवन स्तर लोगों का और ज़्यादा गिर गया है, गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं वो और नीचे चले गए हैं और तमाम तरह के दावे प्रतिवाद होते हैं। और ये जो आपने एग्जिट पोल का जो मुद्दा उठाया, ये देखिए, मैं एग्जिट पोल इसलिए कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग ने एक व्यवस्था की। चुनाव आयोग लगातार बहुत सक्रिय थे उन दिनों, टी एन शेषन के दिनों में। चुनाव आयोग लगातार ये कोशिश कर रहा है कि चुनाव की व्यवस्था ठीक से हो जाए, मतदान में लोग की भागीदारी बढ़े, परसेंटेज बढ़ा है, ये सारे इन्फ्लुएंस करने का काम बंद हो, रेड डाले जाते हैं, बहुत सारे काम हुए हैं। चुनाव के समय सच में लगता है, कई बार लगता है कि एक व्यवस्था काम कर रही है। लेकिन उसने ही कहा कि चुनाव के दौरान हम कोई पोलिंग या प्री पोल सर्वे नहीं होने देंगे। चुनाव आयोग तो मामला सीमित है। उसके बाद जब चुनाव हो जाता है तो एक व्यवस्था सामान्य हो जाती है, उसमें एग्जिट पोल का मामला आता है। तो अकाउंटेबिलिटी चुनाव आयोग की बननी चाहिए कि एग्जिट पोल के जरिए जो मतिभ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है उसको रोके, या पूरी व्यवस्था पे ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसा जो जिसको कहते हैं प्रोपेगेंडा आप करते हैं उसको बंद होना चाहिए। देखिए, जो सवाल आपका जो मुद्दा है, वो मुद्दा बेसिकली क्या है कि चुनाव देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए चुनाव प्रणाली भारत में है, जिसको संसद ने एक ऑटोनमस बॉडी बनाई है जो किसी के कंट्रोल में नहीं है। वो ऑटोनमस बॉडी है भारत का निर्वाचन आयोग। अब हालत ये है कि जो निर्वाचन आयोग की जो संस्था है और जो मुख्य चुनाव आयुक्त, 3 सदस्यीय चुनाव आयोग जो बना है, उसने ये हालत कर दी है उसके रहते हुए। बदलते दौर में, आज के दौर में क्या था कि पहले एक ही इलेक्शन, हमने उस दौर को देखा है जब एक इलेक्शन कमिश्नर होता था, बाकी पूरी मशीनरी उनके अधीन होती थी। लेकिन अब बहुदलीय 3 सदस्यीय चुनाव आयोग हो गया है। सवाल यह है कि जब आप इस पद पर बैठते हैं तो आपका जो सत्ता है, ये सत्ता का जो सिस्टम है, उस सिस्टम से आप एकदम अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और एक जज की भूमिका में आप आ जाते हैं। तो ये जो एग्जिट पोल का चुनाव के पहले होना चाहिए, चुनाव के पहले नहीं होना चाहिए, ये मतदान संपन्न होने के बाद एग्जिट पोल आना चाहिए, प्री पोल सर्वे के बारे में भी चुनाव आयोग ने कुछ गाइडलाइन कर दी है। सवाल ये है कि मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने इतने सालों से इलेक्शन को देखा है, करीब 4 दशकों से, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मनी का रोल है, जो बाहुबल का रोल है, जो पैसे का रोल है, जो तमाम तरह के जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, उसके बीच में इलेक्शन कमीशन ने एक बात की थी,
चुनाव सुधार की। कई तरह की कमेटियां उसमें बैठी, दिनेश गोस्वामी कमेटी उसमें बैठी थी, जिसमें कहा कि चुनाव को कैसे इन प्रभावों से कैसे मुक्त रखा जाए। एग्जिट पोल और प्री पोल सर्वे, ये दो विकृतियां हाल के वर्षों से इसका चलन बढ़ गया। और इन दो विकृतियां इसलिए कहूंगा इसको कि प्री पोल सर्वे जो हुए हैं, या जो प्री पोल सर्वे का जो जमाना आया है, जो दौर आया है, वो बेसिकली मतदाताओं को इन्फ्लुएंस करने का एक हथियार के रूप में, एक औजार के रूप में इस्तेमाल हुआ है। और पिछले तमाम सालों से, पिछले 10-15 सालों में, मैं ये नहीं कहूँगा कि कांग्रेस के टाइम पर नहीं होता था, यूपीए का सरकार था, उस समय भी प्री पोल सर्वे होते थे, उसमें भी एग्जिट पोल होते थे, उसके बाद भी पिछले 10-11 साल से एग्जिट पोल लगातार हो रहे हैं। लेकिन ये प्री पोल सर्वे और एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं, इन नतीजों ने एक तरह से जो पैकेजिंग होती है ना, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो पब्लिसिटी का धंधा करती हैं, बिजनेस करती हैं, कारोबार करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज का, उन्हीं लोगों का मीडिया है, उन्हीं लोगों का मीडिया एप्लीकेशन है, उन्हीं लोगों का टीवी स्टेशन है, टीवी चैनल्स हैं। अब तो सोशल मीडिया भी वही लोग कब्जा कर गए हैं। शेयर मार्केट में वो लोगों को पब्लिकली इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि आज आप लेकिन लखनऊ साहब जिस मसले पर हम आ रहे हैं कि दरअसल वो जो कह रहा है वो होता नहीं है ना। एग्जिट पोल में वो नतीजा नहीं आता, वो मैं अलहदा आता है, बार बार प्रयोग में देख रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए लोकसभा की बात आप कर रहे हैं, 400 पार एक हवा बनाया गया, आया गया 240। अभी महाराष्ट्र, झारखंड सीक्वेंस ऑफ फेल्योर है इन सारी बातों का, और आप इतना बड़ा झूठ बोलते हैं और सामने बोलते हैं। तो इस झूठ बोलने वाले को, या इस ढंग से माहौल बना करके लोगों को परेशान करने वालों को, बाजार को इन्फ्लुएंस करने वालों को, उस पर कुछ बनता है नहीं बनता है? मैं कहता हूँ ये डेमोक्रेसी और लोकतंत्र के साथ, अगर सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, तो ये इसको मैं, जैसे वार क्राइम होता था ना, तो मैं इलेक्शन क्राइम कहूँगा इसको। ये संवैधानिक क्राइम है कि आप वोटर्स को मतलब इन्फ्लुएंस करने के लिए कह रहे हैं कि आप शेयर मार्केट में पैसा लगाइए, अब देखिए कि 4 दिन बाद जब रिजल्ट निकलेंगे तो हम लोग जो है, देखिए आपको कितना प्रॉफिट होता है। तो मैं इसको ये मान के चल रहा हूँ कि ये जो सरकार है, इस सरकार की जो तमाम पॉलिसीज़ हैं, वो पॉलिसीज़ में 2-3 चीज़ें बहुत क्लियर कट साबित हुई हैं कि आप जो है, जो कॉर्पोरेट्स हैं, मैं कॉर्पोरेट्स के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर कॉर्पोरेट्स अच्छा काम कर रहे हैं, आज रोजगार ओरिएंटेड काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो कॉर्पोरेट का झारखंड होना चाहिए। झारखंड के इलेक्शन के तत्काल बाद जो सर्वे आया है, वो तो अडानी जी की कंपनी है। अब ये बताइए कि अडानी जी का ही टीवी स्टेशन है, अडानी जी की ही कंपनी है, अडानी जी जो मौजूदा रिजिम है उस रिजिम के बड़े क्लोज हैं। तो ये जो नेक्सस है, ये जो अंतर संबंध है, ये राजनीति और कारोबारियों के बीच में, जो बड़े कारोबारियां हैं, ये इसने क्या कर दिया, 2 चीज़ें बड़ी खतरनाक पैदा कर दी हैं। आप अगला सवाल पूछेंगे तो मैं उस पर आऊँगा कि कैसे ये हमारी जो पूरी इकोनॉमी को पटड़ी से हटा दिया है, नंबर 1 बात। और जो अमीर और गरीब के बीच में जो खाई है वो और चौड़ी हो गई। सच कह रहे हैं, मतलब जो मूलभूत समस्याओं की बात नहीं हो रही है, बाजार की बात हो रही है, उसमें अपने को चमकाने की बात हो रही है। इन सब के बीच पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा है और पहली बार कह रहे हैं कि इस नतीजे के बाद, झारखंड और महाराष्ट्र के नतीजे के बाद, हवा बनेगी नए तरीके से कि आपको दिल्ली पे कब्जा करना है, बिहार पे कब्जा करना है, या एक बात और जो बड़ी बात आ रही है, 1 नेशन 1 इलेक्शन वाली बात, उस दिशा में बढ़ना है। उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मैं ये सवाल आपका बड़ा वाजिब है और चिंता करने वाला भी सवाल है। मैं ये बात कहूँगा कि जो सियासी दल हैं हमारी डेमोक्रेसी में, हमारे लोकतंत्र में, राजनीतिक दलों का जो मकसद होता है वो सर्विस है, समाज की सर्विस है, देश की राजनीति में सुधार करना है और लोगों के जीवन में बदलाव लाना है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या आर्थिक क्षेत्र हो। लेकिन आज आपके सवाल का जवाब ये है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां जन सेवा के प्रति या सुधार, लोगों के जीवन स्तर में सुधार के बजाय वो एक इलेक्शन मशीनरी में तब्दील हो गई है कि राजनीतिक पार्टी अगर आप हैं तो आपका एक ही काम है कि राउंड द क्लॉक
24/7, महीने के 30-31 दिन और साल के 365 दिन। आप इस बात पर अपना फोकस करें, 99.9% एनर्जी लगाएं कि चुनाव को कैसे जीता जाए। साम दाम दंड भेद से आप राजनीतिक पार्टियां बस राजनीतिक पार्टी का मतलब है चुनाव जीतना, सत्ता हासिल करना, सत्ता पर कब्जा करना। अब आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री, मैंने अभी पता किया कि इस सरकार के कम से कम 50 मिनिस्टर्स, मोर देन 50 मिनिस्टर्स की स्पेशल ड्यूटी लगी हुई है महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव कंट्रोल करना, चुनाव प्रचार करना। और पिछले 2 दिन से किसी मंत्रालय में मंत्री, कई मंत्रालयों में तो मंत्री जा ही नहीं रहे और वो सीधे इलेक्शन में लगे हुए हैं। तो अगर आप मंत्री और प्रधानमंत्री अपनी पार्टी को चुनाव जिताने पर ही जोर काम कर रहे हैं, तो ये देश के लिए काम कब कर रहे हैं? असली सवाल तो ये है, देश का तो कोई काम नहीं हो रहा है। देश की जो योजनाएं हैं उनको लागू करना, उनकी समीक्षाएं करना, उसको एग्जीक्यूट करना, और उनके नतीजे कहाँ हैं? उसके नतीजे आज हालत ये है कि हम ये दावा कर रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को, मतलब प्रधानमंत्री और उनके जो मंत्रीगण हैं, दावा कर रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हैं। एक बात। दूसरी बात बोल रहे हैं कि हम 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी की रेखा के ऊपर पहुंचा दिया। कल कोई सरकार गिरा दी। तो आपको लग रहा है कि हो जाएगा ऐसा? नहीं, ये सरकार ये कर पाएगी? आने वाले इसी मौजूदा सरकार ही अपने कार्यकाल में 1 नेशन 1 इलेक्शन को इम्प्लीमेंट कर लेगी? ये मुझे पूरा ये जो लग रहा है, ये देश की जो बुनियादी जो सवाल है देश के सामने, जिन पर सरकार को फोकस करना चाहिए, उन सवालों से ध्यान हटाने का मामला है। कौन से बुनियादी सवाल है ये बताइए। बुनियादी सवाल एक तो ये है कि देखिए, जो सबसे बड़ी चीज है कि गरीब होते जा रहे हैं और अमीर होते जा रहे हैं। इस सवाल को, ये नहीं कि मैं कोई ब्रेकिंग न्यूज आपको स्टोरी दे रहा हूँ, इस सवाल पर आजादी के बाद गांधी जी ने भी इस मुद्दे को उठाया कि ये जो खाई है गरीब और अमीर के बीच में, एक वोटर है और एक शासक है, परमानेंट हो, एक परमानेंट वोटर बना दिया एक को, और एक परमानेंट शासक बना दिया। अब आप आप चूंकि सत्ता में है, तो सत्ता में बने रहने के लिए आप जिस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि ये देश 1 नेशन 1 इलेक्शन रहे, विपक्ष मुक्त सरकार बने जहां विपक्ष नहीं हो, और मीडिया मुक्त सरकार रहे। ऐसी सरकार जो मीडिया विरोधी है। मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ ये कह सकता हूं कि ये जो सरकार है ये मीडिया विरोधी है। ये स्वतंत्र लग रहा है आपसे बात करते हुए तो बहुत सारे सवाल हैं जिस संवरण नहीं होता है। आप मीडिया के ऑर्गेनाइजेशन के हेड रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के, बाकी जो उनके, लेकिन जो पहलू है एक बड़ा कि इस बार के इलेक्शन में, खास करके झारखंड और महाराष्ट्र के इलेक्शन में, जो कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 फैमिली ऑल इलेक्शन, दोनों तरफ से सिर्फ वही परिवारवाद, जिस परिवारवाद के खिलाफ, गांधी नेहरू परिवारवाद के खिलाफ एक राजनीतिक धारा चली, इस बार के चुनाव में महाराष्ट्र में देखा कि कौन सी ऐसी फैमिली है जिसको परवरिश नहीं की गई, दोनों तरफ से। इसी झारखंड के चुनाव में लोगों ने देखा कि लोग लाओ, कहीं से लाओ और उसके पूरे परिवार को टिकट दे दो, जैसे तैसे करके। तो वो जो प्रभुत्ववादी वर्ग है, जो बार बार आप कह रहे हैं गरीब हुआ जा रहा है, अमीर हुआ जा रहा है, तो पॉलिटिकल सिस्टम में वही प्रभुत्ववादी परिवार या बाकी चीजें फिर से हावी हो रही है, और सारे आइडियोलॉजी अब इसके खिलाफ हुआ करती थी, उसको धो दिया गया है। देखिए, मैं परिवारवाद की राजनीति के एकदम नहीं हूँ। परिवारवाद की राजनीति गलत है। देखिए, परिवार में अगर कोई अच्छा व्यक्ति है और उसके पास आइडियाज हैं इस देश को में लोगों का जीवन स्तर बेहतर करने के लिए, तो मैं उसको ये नहीं मानता कि उसका परिवार, उस तरह से क्या है कि जो परिवार से ताल्लुक रखता है उसका समाज के प्रति उसका अप्रोच क्या है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है। अगर उसकी आइडियोलॉजी ही नहीं है समाज की सेवा के प्रति, तो फिर तो वो परिवारवाद के नाम पर ही आ गया है। कई सारे लोग हैं जो परिवार से उनका ताल्लुक है, लेकिन उन्होंने राजनीति में जब वो आए तो उन्होंने अच्छा करके दिखाया। मैं किसी परिवार का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बीजेपी ने क्या किया कि इस मुद्दे को, जो भारतीय जनता पार्टी और उसके जो लोग हैं वो परिवारवाद के खिलाफ थे, हम भी परिवारवाद के खिलाफ थे, परिवारवाद की प्रोडक्ट्स नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी
और कांग्रेस ने उन्होंने आरोप लगाया कांग्रेस पर कि कांग्रेस परिवारवादी है। हम भी उन लोगों में शामिल थे जो इस तरह के मुद्दों को लिखते और पढ़ते और बोलते उठाते थे अपने लेखनी में। लेकिन सवाल यह है कि आपने तो परिवारवाद को कहीं छोड़ा नहीं ना। अभी आप झारखंड ले लीजिए, मेरे पास 30 लोगों की एक लिस्ट है। बीजेपी ने 30 से ज्यादा इसलिए टिकट दिए कि उनका परिवार से ताल्लुक था। और उसका कारण क्या है कि आपको क्यों केवल एक ही मकसद है कि चुनाव को जीतना। भाई साहब, जब वो देख रहा है कि हेमंत सोरेन जो शिबू सोरेन के पुत्र हैं, उनका परिवार है, उसी को जनता चुन रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी उसी फॉर्मेट को अपनाया। उसमें गलत क्या है? बिल्कुल नहीं, मैं सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि परिवारवाद की राजनीति का प्रधानमंत्री के भाषण कम से कम 100 भाषण होंगे पिछले 11 साल में, 100 भाषण होंगे परिवारवाद के खिलाफ। अमित शाह के भाषण होंगे सैकड़ों परिवारवाद के खिलाफ, उनके नेताओं के, मंत्रियों के, प्रवक्ताओं के परिवारवाद की राजनीति। और जहां परिवारवाद की राजनीति पे आप बात कर रहे हैं, वहीं आपने अपने लोगों को टिकट दे रखे। आप झारखंड में देखिए कि जो रघुवर दास थे उनकी बहू को टिकट दे रखा है, अर्जुन मुंडा के यहाँ टिकट दे रखा है, कोई छोड़ा नहीं। चंपा सोरेन को खुद को टिकट दे दिया, उनके लड़के को टिकट दे दिया। उत्तर प्रदेश में कौन सा पॉलिटिशियन है भाजपा का, मुझे बता दीजिए। कि मैं ये भाजपा का नाम इसलिए ले रहा हूं कि भाजपा कहती है परिवारवाद मुक्त राजनीति होनी चाहिए। तो सवाल है कि परिवारवाद मुक्त राजनीति है कहां? ये जो मुद्दे हैं, जो असली मुद्दा है कि जनता के जो सवाल हैं, जनता को चाहिए रोजगार, आप कहते हैं धर्म की बात होनी चाहिए, जनता को चाहिए महंगाई से लोगों की मुक्ति होनी चाहिए, जनता को कहते हैं देश में घुसपैठिए आ गए, 25% ज्यादा बढ़ी है डॉलर के मुकाबले। तो एक तो वो हालत है। दूसरा क्या है कि आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा तो आपका जो बैलेंस है, विदेशी मुद्रा भंडार है, वो पर भरपूर मात्रा में होगा। कि विदेशी मुद्रा भंडार अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपको बाहर से इनकम आपके खातों, आपके ट्रेजरी में आएगी। तो विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में आप लगातार रसातल में आ रहे हैं। दो चीज मुक्त कर दीजिए। दोनों ही सबसे महंगा हो गया। शिक्षा तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाने पर सरकार कह रही कि मेडिकल कॉलेज संख्या बढ़ा दी, लेकिन संख्या बढ़ाने के बजाय प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की तादाद इतनी ज्यादा हो गई है कि करोड़ रुपए एक बच्चे पे आ रहा है। इसके अलावा शिक्षा के बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी राज्यों ने इतनी बड़ी तादाद में बना दी है कि वहां इंजीनियर बनने के लिए 20-25 लाख रुपए लिए जा रहे हैं, और वहां से निकलने वाले बच्चों को जो आमद हो रही है मार्केट में, उसको नौकरी मिली 15,000 20,000। मैं तो बता रहा हूं कि जब हम बड़े हुए तो हमने देखा तो पायलट की जो जॉब थी वो सबसे ज्यादा थी, पायलट हवाई जहाज चलाने की ट्रेनिंग। मेरी इंफॉर्मेशन है कि लोग पायलट के धंधे में नहीं जा रहे हैं। इसलिए नहीं जा रहे हैं कि 2 करोड़ रुपया, 3 करोड़ रुपया, 4 करोड़ रुपया पायलट बनने में लग रहा है परिवार का। लेकिन जो उसकी, मैं तो बहुत अंधेरी बात बता रहा हूँ कि जो अंधकार में जो पोर्शन है कि 3-4 करोड़ रुपए पायलट बनने में खर्च हो रहा है, और जब नौकरी लग रही है तो 1 लाख रुपए की, 80,000 रुपए की, 70,000 रुपए की नौकरी लग रही है। तो लोग कह रहे हैं कि भाई ये इतना करोड़ रुपए लगा, इससे बढ़ गया तो आप एक दुकान खोल लें। तो मैंने ऐसे लोगों को देख लिया कि जो पायलट बनने की ट्रेनिंग ली, उन्होंने 2-2 करोड़ फैमिली ने खर्च किया और उन्होंने बिजनेस शुरू कर दिया। उन्होंने कहा नहीं ये इसमें तो हमारे बस का है नहीं, क्योंकि अब जो है दोबारा जो उसके इतने कॉम्प्लिकेशंस हैं कि अब आपको सैलरी नहीं है, वेतन नहीं है आपको। जो आपको पहले 5 लाख 4 लाख रुपए वेतन होता था पायलट का, आज से 12 साल पहले, 10 साल पहले, अब तो कह रहे हैं आप 80,000 में 70,000 में जॉब कर लीजिए। इससे बढ़िया तो प्राइवेट सेक्टर में आप IT इंजीनियर बन जाइए, उससे ज्यादा आप कमाएंगे पैसे। तो ये जो आपने मेडिकल की बात की और इस एजुकेशन की बात की, देखिए ये बेसिकली माफिया के कंट्रोल में आ गए हैं। एंड ये जो सरकार जो है ना, सरकार के ये जो लोग हैं, पॉलिटिशियंस का पैसा लग गया है। पॉलिटिशियन का पैसा कॉलेजेस में भी लग गया है। माफिया और पॉलिटिशियंस का जो अंतर संबंध है, 1993 में जो ANN बोरा कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट को लोग पढ़ें, गूगल में सर्च करें, उसमें देखें ये जो नेक्सस था माफिया का, पॉलिटिशियंस का और करप्ट ब्यूरोक्रेट्स का, ये जो नेक्सस है, ये नेक्सस बाजार में पैसा लगा रहा है। और एजुकेशन, चूंकि लोग क्या कर रहे हैं आज के जो मध्यम और मिडिल क्लास है, इवन लोअर क्लास वाले भी, वो भूखे रह जाएंगे लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। वो जो है, अगर आपको कोई गंभीर बीमारी हो गई तो आप मकान बेच के या प्लॉट बेच के या गाड़ी बेच करके आप अपना इलाज पे ध्यान देते हैं जिंदा रहने के लिए। जगड़ा जी, आपसे बात करते हुए ये
संसदीय सिनेरियो पे जरा बात कर लें थोड़ा सा। जी। संसदीय सिनेरियो में पहली बार ऐसा हो रहा है, लंबे प्रयास के बाद कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी आ रही हैं, 2019 में पहली बार आई। आफ्टर 50 साल तो कोई इंतजार करता हुआ चुनाव जीत के वो वायनाड से संसद में प्रवेश कर रही हैं। तो वहां आने के बाद आपको क्या लग रहा है कि जो कांग्रेस कॉर्नर हो गई थी, हाशिए पे हो गई थी, उसको उसमें कुछ बदलाव आएगा? या दूसरा मैं कह रहा हूं, हाशिए पे जब कह रहा हूं तो बिल्कुल तथ्यों के साथ कह रहा हूं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी का कोई पताका नहीं है, कोई संबल नहीं। तो उस हालत में जब पहुंच गई है जहां से उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री बना करता था या बना करता एक रिवाज है, वहां के उपचुनाव में आपके पताके नहीं। आपको लग रहा है कि संसदीय राजनीति में नई गूंज होगी या नई व्यवस्था होगी? सरकार जो लोकसभा में 240 तक सिमट के आ गई है, उसको और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या को पता है कि वो धीरे धीरे करके जनता से उकट रही है। और 2000 पिछले साल का जो इस साल के शुरू में जो लोकसभा का चुनाव परिणाम निकला, उससे ये बात साबित हो गई है कि आपने जो लोगों के जो बुनियादी जो सवाल हैं, बुनियादी मुद्दे हैं, जैसे रोजगार के सवाल हैं, महंगाई के सवाल हैं, इन सवालों को आपको हल करना पड़ेगा। अगर इनको 5 किलो अनाज देकर के आप इनको हल नहीं कर सकते, आपको एक नया कॉन्सेप्ट तैयार करना पड़ेगा, तब जाकर के आप कुछ नए रास्ते ढूंढ सकते हैं। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, आपने कांग्रेस पार्टी की बात की और प्रियंका गांधी की बात की। मैं ये मानता हूं कि इस देश, इतना बड़ा हमारा डाइवर्सिटी वाला देश है, कि इश्यू प्रियंका गांधी नहीं है। वो वायनाड से चुनाव जीती हैं और मुझे लग रहा है कि आने वाला जो संसद सत्र हो रहा है, ये जो वर्तमान संसद सत्र हो रहा है, शीतकालीन सत्र, इस सत्र में 2 चीजें बहुत प्रमुखता से उठेंगी कि जो देश के सामने जो ज्वलंत सवाल हैं, जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के बारे में मौजूदा सरकार के क्या उनकी योजनाएं, क्या उसकी नीतियां हैं। लखड़ा जी, परिस्थितियां और कोशिश 2 अलग अलग चीज होती हैं। परिस्थितियां कई बार ऐसी हो जाती हैं। भारतीय राजनीति में बहुत सालों तक मेनका गांधी और वरुण गांधी एमपी के तौर पर उस परिवार से थे और इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। सोनिया गांधी जैसे आ रही थी, राहुल गांधी चुनाव हारे, तो लग रहा था ये परिवार एलूप हो जाएगा और किनारे चला जाएगा। इस बार का जो संसद है उसमें मेनका गांधी और वरुण गांधी नहीं है। इनफैक्ट भारतीय जनता पार्टी का वो हिस्सा जो रिप्रेजेंट किया जाता था इंदिरा गांधी के परिवार की ओर से, वो गायब है। और राजीव गांधी की फैमिली है वहां पे, 3 सदस्य, इंपॉर्टेंट सदस्य वहां पार्लियामेंट में, एक राज्यसभा में 2। आपको लगता है कि कांग्रेस की पॉलिटिक्स भी पैराडाइम चेंज की तरफ बढ़ रही है? निश्चित। देखिए, ऐसा है कि आज से जब मैं दिल्ली आया था, मैं कवर करता था, मैंने मेनका गांधी के भी इंटरव्यू किए। मैंने वरुण गांधी तो बहुत छोटा था उस समय, और लेकिन मैंने ये देखा कि चूंकि गांधी उनके नाम के आगे, गांधी से आप घृणा करेंगे, लेकिन चूंकि मेनका गांधी और वरुण गांधी के आगे गांधी लगा हुआ है और उनके परिवार से वो पारिवारिक मतभेदों के कारण अलग हो गए, उस बहस में हम नहीं जाना चाहेंगे क्यों अलग हुए हैं, लेकिन बीजेपी ने उनका इस्तेमाल किया। मेनका गांधी को अपने फोल्ड में लिया, फिर उनके बेटे को टिकट दिया, 3 बार उनको एमपी बनाया, और अब उनको पॉलिटिकली से कट ऑफ कर दिया, क्योंकि पिछली बार उनके सब कुछ योग्यता होने के बाद भी वरुण गांधी को ना मंत्री बनाया, ना टिकट दिया, टिकट भी काट दिया। उनकी माँ को टिकट दिया, वो टिकट हार गई सुल्तानपुर से। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि जो पॉलिटिक्स है, ये सच बात है कि जो राजीव गांधी का जो परिवार था या इंदिरा गांधी के जो विरासत है नेहरू, उस विरासत को सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आगे बढ़ा रहे हैं आज की तारीख में। और ये चलता रहता है, ये उतार चढ़ाव चलता रहता है। लेकिन आज सबसे बड़ा अहम बात यह है कि मेनका गांधी और वरुण गांधी का सोनिया गांधी या राहुल गांधी से उतना बड़ा राजनीतिक मतभेद अब नहीं है। और मेरी जो सूचनाएं हैं, पुख्ता सूचनाएं हैं कि वरुण गांधी लगातार प्रियंका गांधी के संपर्क में रहते हैं, चाहे वो बीजेपी के एमपी थे, अब तो वो भाजपा में टेक्निकली नाम मात्र के लिए भाजपा में है, वो किसी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी नहीं है, ना किसी मंच पर है, किसी पद पर भी बीजेपी में नहीं है। टेक्निकली उन्होंने बीजेपी से त्याग पत्र नहीं दिया है। लखड़ा जी, दिल्ली में रह करके, और दिल्ली का जो एक नायक है जिस ढंग का है, केजरीवाल की बात नहीं हुई अपनी जी। वो क्या लग रहा है 2025 में केजरीवाल का जो आम आदमी पार्टी है वो किस स्वरूप में रहने वाला है और क्या होने वाला है? केजरीवाल की जो राजनीतिक जो पीक था, जो उच्चतम स्तर था, वो मुझे लग रहा है कि वो हासिल कर चुके हैं। उस पीक पर वो नहीं पहुंचने वाले हैं। दूसरा ये है कि उनके साथ एक वैचारिक समस्या है
एक आइडियोलॉजी की प्रॉब्लम है उनके साथ, तो पहले से है वो। और दूसरा ये है कि उन्होंने कई मुद्दों पर अपने को विवादित बनाया, विवादास्पद बनाया। उन्होंने कई तरह के उनके जो बयान हैं वो बयान विवादों के विषय रहे हैं। और उनकी पार्टी के भीतर, जैसे हाल में कैलाश गहलोत उनके जो मंत्री हैं वो छोड़ के चले गए, कुछ दिन पहले एक और राजकुमार आनंद छोड़ के गए। मुझे लग रहा है कि ये एक वैचारिक पतन की तरफ आम आदमी पार्टी बढ़ रही है आज की तारीख में, ऐसा लग रहा है जी। देखिए, आप दिल्ली की बात हो गई, आप बिहार में काफी पत्रकार के तौर पे बहुत सक्रिय रहे हैं। शहाबुद्दीन से आपकी काफी चर्चा रही उन दिनों में, जब वहां के धुरंधर पत्रकार हुआ करते थे, कई इंटरव्यूज वगैरह आपके बड़े चर्चित रहे। बिहार में क्या होता दिख रहा है आपको? प्रशांत किशोर वहां कुछ नया करते दिख रहे हैं? जो चुनाव होने वाला है उसके संदर्भ में पूछ रहा हूं मैं। देखिए, प्रशांत किशोर को देखिए, जो मैं बिहार की राजनीति को समझता हूं, प्रशांत किशोर को अभी वक्त लगेगा। क्योंकि देखिए, वहां की जो राजनीति जिस तरह के खांचों में बटी हुई है, दो तरह का पोलराइजेशन है, जो पोलराइजेशन जल्दी खत्म नहीं होने वाला। क्योंकि जो आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल की जो पार्टी है, उसने जिस ढंग से पिछले 2 दशक से अपने को एक खड़ा किया और एक लगातार एक ऐसी पोजीशन रखी कि हम सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं। और लालू के साथ, लालू ने उस स्टैंड को कायम किया। लालू पर तमाम तरह के आरोप लगे कि ये भ्रष्टाचारी है, जो जेल भी गए, उनके परिवार के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। मुझे लग रहा है समापन नहीं, नीतीश कुमार जो कह रहे हैं वो कई हद तक एंटी आरजेडी फोर्स का मोबिलाइजेशन भी है। वो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी बात है, आपने सही कहा। बीजेपी के लिए इसीलिए नीतीश कुमार बड़े अहम बने हुए हैं कि नीतीश कुमार की जो पॉलिटिक्स है, उनका पार्टी भले ही 40+ उनके एमएलए जीते हैं, लेकिन वो अहम भारतीय जनता पार्टी के इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर आरएसएस को अगर हटाना है, तो नीतीश कुमार कमजोर करना है, तो नीतीश कुमार को साथ लेना बहुत जरूरी था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने थक हार के फिर नीतीश कुमार से दोस्ती की। लेकिन सवाल यह है कि व्हाट विल हैपन आफ्टर नीतीश कुमार जो है 75 साल के हो चुके हैं, वो उनकी तबीयत भी, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो नीतीश कुमार कब तक बिहार के में एक स्टार बने रहेंगे? 20 साल उनको मुख्यमंत्री के रूप में हो गए। उमाकांत लखेड़ा जी को सुन रहे हैं आप, और इनके राजनीतिक विश्लेषण की जो क्षमता है और जो अनुभव है, उसको समय सीमा में बांध पाना बड़ा मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।